नमस्ते। आज की इस खास चर्चा में हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो हम सबके दिलों के बहुत करीब है। रामायण। क्या ये सिर्फ एक पौराणिक कथा है या फिर हमारा वास्तविक इतिहास? आज हम जिन स्रोत सामग्रियों को देखने वाले हैं वो कुछ ऐसे हैरान कर देने वाले सुराग पेश करती हैं जो इस महाकाव्य के पूरी तरह से ऐतिहासिक होने का दावा करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इसकी गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि ये तथ्य आखिर क्या कहानी कहते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या रामायण सिर्फ एक कहानी भर है या हमारी ही इस धरती पर घटा कोई असल इतिहास? आज के इस विश्लेषण में हम ऐसे 25 रहस्यमयी वैज्ञानिक, भूवैज्ञानिक और पुरातात्विक सुरागों की पड़ताल करेंगे जो इन स्रोतों में सामने आए हैं। सच कहूं तो ये दावे इतने दिलचस्प हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। आइए इन दावों की सच्चाई टटोलते हैं। अब सबसे पहले बात करते हैं उन दावों की जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाले हैं। रावण की उन्नत तकनीक। स्रोत बताते हैं कि प्राचीन लंका में ऐसी तकनीकें मौजूद थीं जो आज के आधुनिक समय से भी कहीं आगे की लगती हैं। देखिए, श्रीलंका की रामायण रिसर्च अथॉरिटी ने कुछ बेहद हैरान करने वाली खोजें की हैं। उन्होंने 4 रहस्यमयी स्थानों की पहचान की है: वरियापोला, उस्सगंगोदा, रुमासला और हिंगुरगोदा। दिलचस्प बात क्या है पता है? इन चारों जगहों में एक गजब की समानता है। एकदम सपाट जमीन, बेहद कठोर लाल मिट्टी और वहां किसी भी तरह का प्राकृतिक कटाव नहीं हुआ है। मतलब ऐसा लगता है जैसे उन्हें जानबूझकर किसी खास मकसद के लिए डिजाइन किया गया हो, बिल्कुल किसी आधुनिक रनवे की तरह। और इन्हीं में से एक जगह है उस्सगंगोदा, जिसकी मिट्टी का रहस्य तो और भी गहरा है। भूवैज्ञानिकों के विश्लेषण से पता चला है कि हजारों साल पहले यहाँ की धरती का तापमान अचानक इतना बढ़ गया था कि मिट्टी ही पिघल गई। स्रोत के मुताबिक ये किसी प्राकृतिक घटना का नतीजा नहीं, बल्कि किसी भारी मशीन के घर्षण या उसकी लैंडिंग का असर हो सकता है। जरा सोचिए, हजारों साल पहले कोई भारी धातु वाली मशीन। बात सिर्फ रनवे तक ही सीमित नहीं है। उन्नत सभ्यता के और भी कई सुराग मिले हैं, जैसे सिगिरिया रॉक के नीचे मिली रहस्यमयी भूमिगत सुरंगों का एक पूरा जाल। और तो और प्राचीन ताड़ के पत्तों पर लिखी पांडुलिपियों में एरोडायनामिक्स के ऐसे चित्र मिले हैं जो प्राचीन पुष्पक विमान के ब्लूप्रिंट्स की तरह लगते हैं। ये सब हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि क्या सच में कोई इतनी उन्नत सभ्यता उस वक्त मौजूद थी। खैर, तकनीक से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कुछ ऐसे साक्ष्यों की जिन्हें सीधे तौर पर हमारी प्रकृति और भूगोल से जोड़ा गया है। क्या प्राकृतिक सुराग भी इस कहानी की पुष्टि करते हैं? यहाँ एक बहुत ही अजीब वानस्पतिक विसंगति देखने को मिलती है। श्रीलंका के रीतिकाला पर्वत पर कुछ ऐसी दुर्लभ जड़ी बूटियां पाई गई है जो आमतौर पर सिर्फ और सिर्फ हिमालय में ही मिलती हैं। और चौंकाने वाली बात यह है कि ये वनस्पतियां बिल्कुल उत्तराखंड के दूनागिरी पर्वत की वनस्पतियों से मेल खाती हैं। आपको याद है ना, संजीवनी बूटी वाली घटना? स्रोत इसे सीधे उसी संजीवनी पर्वत की कथा से जोड़कर देखते हैं। इस बात को और पुख्ता करने के लिए श्रीलंका की यूनिवर्सिटी ऑफ पैराडाइनिया के बोटैनिकल सर्वे की रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ये पौधे श्रीलंका के वातावरण में प्राकृतिक रूप से नहीं उग सकते और इनका डीएनए अनुक्रम हिमालय प्रजातियों से 100% मेल खाता है। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये वैज्ञानिक रिपोर्ट इन दावों को एक बहुत ही मजबूत आधार देती है। चलिए अब भूगोल की बात करते हैं। आज की दुनिया में ऐसे कई वास्तविक स्थान हैं जिनका जिक्र रामायण में मिलता है, जैसे श्रीलंका में सीता एलिया, जिसे अशोक वाटिका माना जाता है, या फिर हम्पी में सुग्रीव की गुफा और केरल का जटायु अर्थ सेंटर। सबसे बड़ी बात यह है कि पुरातात्विक विभागों ने भी इन प्राचीन ऐतिहासिक स्थानों का सत्यापन किया है। यानी ये सिर्फ किस्से कहानियों की जगह नहीं है, बल्कि नक्शे पर मौजूद असल जगह हैं। और यहाँ एक आंकड़ा आपको जरूर हैरान करेगा, 2500। जी हाँ, बोटैनिकल सर्वे का ये एक बेहद चौंकाने वाला तथ्य है कि सीता एलिया में जो अशोक के पेड़ आज मौजूद हैं वो लगभग 2500 साल तक पुराने हो सकते हैं। ये जानकारी इस पूरी ऐतिहासिक समय सीमा को एक बहुत ही ठोस आधार प्रदान करती है। अब हम आते हैं उस साक्ष्य पर जो शायद इन स्रोतों के अनुसार सबसे बड़ा और सबसे अहम भौतिक प्रमाण है: राम सेतु और उससे जुड़े वैज्ञानिक सुराग। इस विश्लेषण को देखिए जो नासा के सैटेलाइट डेटा पर आधारित है। यह बताता है कि राम सेतु 31 किलोमीटर लंबी एक बिल्कुल सीधी संरचना है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात इसका कार्बन डेटिंग का परिणाम है। ऊपर रखे गए पत्थर करीब 7000 साल पुराने हैं, जबकि उनके नीचे की रेत सिर्फ 4000 साल पुरानी है। अब आप ही सोचिए, क्या ऐसा प्राकृतिक रूप से संभव है कि पुरानी चीज नई चीज के ऊपर टिक जाए?
स्रोत इसी आधार पर दावा करते हैं कि ये निश्चित रूप से एक मानव निर्मित ढांचा है। और उन तैरने वाले पत्थरों का क्या? इंडियन जियोलॉजिकल सर्वे की रिपोर्ट में राम सेतु के तैरने वाले पत्थरों और प्राकृतिक प्यूमिस पत्थरों के बीच एक बहुत ही स्पष्ट अंतर बताया गया है। प्यूमिस पत्थर तो ज्वालामुखी से बनते हैं, लेकिन राम सेतु के पत्थरों में स्पंज जैसे एयर पॉकेट्स हैं और इनकी सतह चूना पत्थर की है। ये खास ढांचा ही वो वजह हो सकती है जिससे ये भारी भरकम पत्थर भी पानी पर तैर पाते हैं। अब बात करते हैं लंका दहन की। क्या कोई भूवैज्ञानिक प्रमाण ये साबित करता है कि लंका सच में जली थी? स्रोत के अनुसार उस गुंगोदा में जो काली मिट्टी मिलती है, वहां जले हुए कार्बन कंपोजिट्स पाए गए हैं। और मजे की बात यह है कि उस पूरे इलाके के आसपास कोई ज्वालामुखी भी नहीं है। तो फिर इतनी भीषण आग और इतनी अत्यधिक गर्मी कहां से आई? ये सुराग हनुमान जी द्वारा लंका दहन की कथा से बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से मेल खाते हैं। इसी से जुड़ी एक और घटना है जिसे अग्नि परीक्षा कहा जाता है। श्रीलंका की पुशलावा वैली में एक ऐसा स्थान मिला है जहां रेडियो एक्टिव कण और सिलिका कार्बन की एक गहरी परत मौजूद है। विज्ञान के नजरिए से देखें तो ये एक प्राचीन, अत्यधिक उच्च तापमान वाली घटना का साक्ष्य है जिसका उस क्षेत्र में कोई प्राकृतिक कारण हो ही नहीं सकता। तो इन तमाम सबूतों को देखने के बाद आखिर स्रोत सामग्री का अंतिम दृष्टिकोण क्या है? आइए इस विश्लेषण के अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं। जैविक प्रमाणों की बात करें तो एक बहुत ही हैरान करने वाला दावा सामने आता है राक्षसों का डीएनए। श्रीलंकन पुरातात्विक टीमों को खुदाई में कुछ ऐसे विशालकाय कंकाल मिले हैं जिनमें जाइंट म्यूटेशन और असामान्य रूप से भारी हड्डियां देखी गई हैं। ये इशारा करता है कि शायद राक्षस कोई काल्पनिक जीव नहीं थे, बल्कि एक प्राचीन मानव समुदाय था जिनकी शारीरिक बनावट आम इंसानों से काफी अलग और विशाल थी। इसके अलावा स्रोत कुछ और अहम पुरातात्विक जगहों का हवाला देते हैं, जैसे कुंभकर्ण की समतल गुफा, गुरुलोपोथा में स्थित रावण का दाह संस्कार स्थल और समुद्र में समा चुके धनुषकोडी के प्राचीन खंडहर। ये सभी चीजें मिलकर उन प्राचीन घटनाओं को महज पन्नों से निकालकर धरती के नक्शे पर एक ठोस और वास्तविक जगह प्रदान करती हैं। तो हमारी इस पूरी विश्लेषणात्मक यात्रा के अंत में, जहां इतिहास, विज्ञान और पुरातत्व का ऐसा अद्भुत संगम देखने को मिलता है, एक बहुत ही गहरा सवाल उभर कर सामने आता है। इतने सारे वैज्ञानिक, भौगोलिक और पुरातात्विक साक्ष्यों को देखने के बाद क्या रामायण को अभी भी महज एक पौराणिक कथा मान लेना सही होगा, या फिर ये एक ऐसा वास्तविक इतिहास है जिसे विज्ञान भी अब धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है? इस सवाल का जवाब मैं आप पर छोड़ता हूं। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।